गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा देखिए क्या क्या टॉपिक आज हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। तो रिसेंटली जो है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है रिलीज़ किया गया है। इसमें बताया गया है कि जैसे जो भी कंट्रीज़ हैं तो उसमें डेमोक्रेसी की क्या कंडीशंस है, कितना जो है प्रजातंत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट्स को कैसे वो जो है दबाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। उसके अलावा एक घरेलू जो वर्कर्स हैं, घर में काम करने वाले जो लोग हैं, तो उनके ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। और तीसरा हम देखेंगे न्यूज़ रानी गैटलियो के बारे में, इनके बारे में जानेंगे कौन है ये। उसके अलावा जो किसानों का डिमांड है एमएसपी को लेकर के, उसके बारे में समझेंगे कि एमएसपी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। डिटेल में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अगला न्यूज़ हमारा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है 3 कैपिटल के लॉ को रिपील कर दिया है। जो पिछले साल जो है ये लॉ पास हुआ था, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये पास किया गया था कि आंध्र प्रदेश का जो है 3 कैपिटल होगा। तो अब इसको जो है रिपील कर दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे स्विस कैनाल के बारे में, इसकी लोकेशन कहाँ है, क्या इंपॉर्टेंस है स्विस कैनाल का। तो पहला न्यूज़ है हमारा ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट के बारे में। देखिए जो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट है ये रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसको हम IDEA बोलते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट भी रिलीज़ करता है, इसको ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो EIU के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये अलग है, ठीक है। और ये जो ये रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है। तो IDEA जो है वो एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेसी को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भी प्रजातंत्र है उसको ही सपोर्ट करता है। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा देखिए चेयर किया जाता है, और इसमें इंडिया जो है एज ए मेंबर भी इसमें शामिल है। इस ग्रुप में जो है इंडिया भी एज ए मेंबर शामिल है। देखिए जो रिपोर्ट का मेन मकसद है वो ये है कि एक तरह से इन्फ्लुएंस करना, जो भी चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के, उसको एक तरह से एनालाइज़ करना, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डेमोक्रेसी में, उसको एनालाइज़ करना। और उसके अलावा कोविड-19 का जो है क्या इफ़ेक्ट देखने को मिला, जो कोविड पैंडेमिक था उसका क्या इफ़ेक्ट था हमारी डेमोक्रेसी पे। तो ये इस रिपोर्ट में यही सब चीज़ें जो है रिलीज़ किया गया है। उसके अलावा देखेंगे तो इट ऑफर्स स्पेसिफिकली पॉलिसी रिकमेंडेशन, ये भी हमें जो है पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी कुछ देता है टू स्पार्क न्यू एंड इनोवेटिव थिंकिंग फॉर पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। तो ऐसे जो पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट्स हैं या जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में एक तरह से ये पॉलिसी को रिकमेंड करता है कि क्या क्या पॉलिसी यूज़ करके जो है डेमोक्रेसी को और इम्प्रूव किया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके बारे में ये रिपोर्ट है। कुछ रिपोर्ट्स की हाईलाइट देख लेते हैं। तो US एंड 3 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, जैसे ये है इसमें हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया, हैव ऑल्सो सीन कंसर्निंग डेमोक्रेटिक डिक्लाइंस। तो US के अलावा देखेंगे तो देखिए इसमें 3 मेंबर्स और हैं। यू है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, हंगरी, इसमें हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया है। तो इनमें हमें क्या देखने को मिला कि इनके डेमोक्रेसी में हमें एक तरह से डिक्लाइन, एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों के राइट को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, इसलिए हमें वहाँ डेमोक्रेसी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। द पैंडमिक हैज़ प्रोलॉन्ग दिस एग्जिस्टिंग नेगेटिव ट्रेंड इनटू ए 5 ईयर स्ट्रेच। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि पैंडमिक की वजह से जो है एक तरह से हमें एक नेगेटिव गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कहीं करीब करीब जो है ये मतलब 5 साल एक तरह से जो पीछे है वो डेमोक्रेसी जा रही है। द लॉन्गेस्ट सच पीरियड सिंस द स्टार्ट ऑफ द थर्ड वेव और डेमोक्राइजेशन इन 1970s, ठीक है। तो कोविड पैंडेमिक में और भी ज़्यादा लोगों के जो राइट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। तो उसी की वजह से इस चीज़ में जो है हमें एक जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मीन्स जो भी लोगों द्वारा जो चुनी गई सरकार हैं, जैसे जो भी डेमोक्रेसीज़ हैं, आर इंक्रीजिंग अडॉप्टिंग अथॉरिटियन टैक्टिक्स। तो वो क्या कर रही हैं कि वो एक तरह से एक अथॉरिटी को अडॉप्ट कर रही है। मीन्स अथॉरिटियन का मतलब होता है कि एक जो आदमी पावरफुल है और वो क्या करेगा कि बाकी लोग के राइट्स को दबाएगा। जैसे चाइना क्या करता है, चाइना जो है जो पब्लिक है वहाँ के पब्लिक को जो है वो खुल के वो अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो उनके राइट्स को वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो वो अथॉरिटेरियन रिजीम होता है, ठीक है। वो जहाँ पे किसी एक पर्सन होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और लोगों की पावर को दबाने की कोशिश करता है। बात करें अगर इंडिया के परफॉर्मेंस की, तो देखिए रिपोर्ट हाईलाइटेड द केस ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया एज सम ऑफ द मोस्ट वरिंग एग्जांपल ऑफ बैकस्लाइडिंग। तो देखिए ब्राज़ील और इंडिया के लिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भी मीन्स ब्राज़ील और इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं
बैक स्लाइड कर रही है, मीन्स पीछे घट रही है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमें यहाँ ड्रॉप देखने को मिल रहा है इंडिया और ब्राज़ील दोनों में। इंडिया इज़ अ बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी विद द मोस्ट डेमोक्रेटिक वायलेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है पैंडेमिक टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डेमोक्रेटिक वॉल्यूशन देखने को मिले हैं, ठीक है। जो आम पब्लिक है, तो आम पब्लिक के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का कहीं ना कहीं हम एक तरह से अधिकारों को दबाया जाना, ये हमें कहाँ देखने को मिला है, तो ये पैंडेमिक के टाइम में हमें देखने को मिला है। ये जो है इस रिपोर्ट का ये कहना है। उसके अलावा देखते हैं क्या क्या वॉयलेशंस जो हैं इसमें किए गए, जैसे हैरेसमेंट वगैरह हो गया, अरेस्ट गिरफ्तारी वगैरह हो गई, या प्रोसिक्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जो भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो आवाज़ उठाते थे तो उनको प्रोसिक्यूट कर लिया जाता था। जैसे कि एक्टिविस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, या स्कूल के बच्चे हो गए, स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स एंड अदर क्रिटिकल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स और इट्स पॉलिसीज़, इंटरनेट ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। तो जैसे इंटरनेट को शट डाउन करना, ठीक है। तो कई चीज़ें जो हैं ये सब आती हैं वॉल्यूशन को एक तरह से, इसके वॉल्यूशन मीन्स डेमोक्रेसी अगर गिर रही है तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का कारण है, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज़ के बारे में। द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट दैट मेनी डेमोक्रेसी हैड प्रूव टू बी रेजिलिएंट टू द पैंडेमिक। तो और ये भी कहा गया कि कुछ डेमोक्रेसी ऐसी भी थी जो मीन्स पैंडेमिक के टाइम में जो है वो इम्प्रूव की हैं। डिस्पाइट पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन कैंपेनिंग एंड मीडिया, द इलेक्टोरल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी हैज शोन रिमार्केबल रेजिलियंस। तो देखिए, पैंडेमिक के रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी, कोविड-19 में लॉकडाउन वगैरह होने के बावजूद भी, हमें जो है एक तरह से जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हमें एक ये चीज़ जो है डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह से बढ़ते हुए दिखा है, क्योंकि लोग जो है खुल के इंटरनेट का यूज़ किए, अपने जो भी अगर विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो वो भी व्यक्त किए। तो पैंडेमिक में जो है जो भी मीडिया वगैरह हैं तो वहाँ पे हमें कैंपेनिंग देखने को मिली है, वहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंट्री अराउंड द वर्ल्ड लर्न टू होल्ड इलेक्शंस इन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कंडीशंस। उसके अलावा देखिए, लोगों को ये भी सीख मिली कि कैसे हम डिफरेंट मीन्स डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जो है हम कैसे इलेक्शन जो चुनाव वगैरह हैं उसको करवा सकते हैं। उसके अलावा एंड दे रेपिडली एक्टिवेटेड स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट्स टू अलाउ सिटीजन टू कंटिन्यू एक्सरसाइजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। और कोविड पैंडेमिक के टाइम में भी कई कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने जो क्या क्या किया कि एक स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट्स किए, ताकि जो नागरिक हैं वो वोट वहाँ पे जाके दे सकें। तो ऐसे भी अरेंजमेंट हमें देखने को मिले हैं। जैसे देखिए, जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि डेमोक्रेसी इज़ गुड, आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम्स आर वर्स। मीन्स डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी है क्योंकि जो बाकी जो सिस्टम्स हैं वो बहुत बुरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया का पहला जो है एक सर्वे कंडक्ट किया गया डोमेस्टिक वर्कर्स पे, जो भी हमारे घर पे जो काम करने आते हैं, जो भी वर्कर्स वगैरह, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ये सर्वे है। तो देखिए, इसको जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और ये सर्वे जो है कैरी किया गया था ये लेबर ब्यूरो के द्वारा। तो लेबर ब्यूरो के द्वारा ये सर्वे जो है कंडक्ट किया गया था। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर्वे इन इंडिया है, इंडिया में ये पहली बार ये सर्वे हुआ है, ठीक है। द सर्वे वुड बी कम्प्लीटेड इन ईयर, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो चुका है और एक साल के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करें इसके एम की, तो इसके एम क्या है, तो इसका एम है कि जो नंबर ऑफ़ डोमेस्टिक वर्कर्स हैं हमारे एक नेशनल लेवल पे देखें या स्टेट लेवल पे देखें, तो उनके नंबर को एस्टिमेट करना है कि उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे क्या संख्या है या राज्य के स्तर पे क्या संख्या है। तो ये संख्या को एक तरह से एस्टिमेट बनाना जो है ये इनका एम है। उसके अलावा ये देखना कि मीन्स कौन कौन माइग्रेट वर्कर्स की कितनी संख्या हो गया है, या नॉन माइग्रेट वर्कर्स जो हैं, काम करने वाले हैं जो हैं, उनकी संख्या कितनी है। माइग्रेट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। नॉन माइग्रेट मतलब जो एक ही जगह काम करते हैं। दो एंगेज इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा ऐसे डोमेस्टिक वर्कर्स स्टेइंग एट देयर एम्प्लॉयज़ होम्स, ऐसे जो घरेलू काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग जो अपने मीन्स मालिक के यहाँ घर पे ही रहते हैं। एंड दोज हु डोंट, और ऐसे लोग जो नहीं रहते हैं, उनके वेजेस क्या हैं, उनको कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सर्वे जो है ये आप जो एक तरह से रिपोर्ट बनाएगा इस सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, बहुत ब्रॉड जो है पैरामीटर इसमें कवर किए गए हैं। कई चीज़ें जैसे कि उनका नेम क्या है, उनका एज क्या है, क्या रिलीजन होगा, क्या सोशल ग्रुप होगा, ठीक है। उसके अलावा हाउस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स हाउस कितना बड़ा है, कितने एकड़ में है, ये सब चीज़ें हो गई। उसके अलावा और कितने साल से वो काम कर रहे हैं, उनकी सर्विस का पीरियड कितना होगा, कितनी उम्र से काम कर रहे हैं, ठीक है। कि उसके अलावा माइग्रेंट का स्टेटस कैसा है, और एजुकेशन कितने पढ़े लिखे हैं, कुछ ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है
जानकारी की जाएगी। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉयर हाउस होल्ड, जो एम्प्लॉयर है, जो मकान मालिक है, तो उसके घर के बारे में भी कुछ जानकारी ली जाए, इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो ये बहुत एक तरह से ब्रॉड पैरामीटर पे ये सब डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हु वॉज रानी गैडिनल्यू। तो देखिए रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने रानी गैडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम जो है इम्फाल मणिपुर में इनॉग्रेट किया है, खोला है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि जो बिरसा मुंडा जी थे, बिरसा मुंडा के जी के नाम पे भी रिसेंटली जो है एक म्यूज़ियम खोला गया है। तो कमेंट में आपको ये बताना है कि ये म्यूज़ियम जो है बिरसा मुंडा जी का कहाँ खोला गया है। तो देखिए रानी गैडिनल्यू के नाम पे जो म्यूज़ियम खुला है वो इम्फाल मणिपुर में खुला हुआ है। ये एक नागा स्पिरिचुअल लीडर थी और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। और इन्होंने देखिए जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ ये 13 साल की उम्र में लड़ी। उसके बाद सी बिकम द लीडर ऑफ हरक्का मूवमेंट। उसके बाद हरक्का मूवमेंट की भी ये लीडर बनी। उसके बाद 14 साल उस चीज़ को लेकर के इनको 14 साल की जेल भी हुई थी। सी वॉज रिलीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया और इनको पद्म भूषण अवार्ड से जो है सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अब देखिए इनका जन्म जो है 26 जनवरी 1915 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 17 फरवरी 1993 में हो गई। और एक ये नागा स्पिरिचुअल ट्राइब हैं और ये पॉलिटिकल एक लीडर भी हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट किया था। और 13 साल की उम्र में देखिए इन्होंने ज्वाइन किया हरक्का मूवमेंट। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट था हरक्का मूवमेंट, जो कि स्टार्ट किया गया था हाइपू जुदांग के द्वारा। जो हाइपू जुदांग जो थे वो इनके कज़न थे। अब देखिए ये जो मूवमेंट था हरक्का रिलीजियस मूवमेंट, ये एक तरह से एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है, सीकिंग टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम मणिपुर एंड सराउंडिंग नागा एरियाज़। तो मेन इसका मोटिव ये रहता है कि जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ लोगों को ये मणिपुर के एरिया से निकाल के बाहर कर दिया जाए। ठीक है, उसके अलावा जो भी अगल बगल के जो नागा एरिया हैं जो कैप्चर किए हुए थे, तो वहाँ उस एरिया से अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाए। तो इसी को लेकर ये मूवमेंट जो है शुरू किया गया था। तो शुरू में ये एक तरह से एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है एक राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट था और ये पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। विद इन द हरक्का फेथ शी केम टू बी कंसिडर्ड एन इनकारनेशन ऑफ द गॉडेस चेरा चेमनदिल्लू। देखिए कहीं ना कहीं हरक्का वाले ये मानते हैं कि ये जो हैं ये इनकी एक देवी थी चेरा चमदिल्लू। तो इन्हीं का एक रीइंकारनेशन है। इनकारनेशन है मतलब इनका पुनर्जन्म इनको माना जाता है देवी का। और बात करें कि इनकी मीटिंग कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी, तो देखिए गैडिनल्यू को अरेस्ट किया गया था 1932 में। उनकी उम्र उस समय 16 साल थी। ठीक है, तो इनको जो है पूरे आजीवन कारावास की जो सज़ा मिली थी। उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू इनसे शिलोंग के जेल में 1937 में मिलने के लिए आते हैं और इनसे वादा करते हैं कि हम आपको रिलीज़ कर देंगे। उसके अलावा देखेंगे तो नेहरू जी ने इनको, रानी जो है, क्वीन का जो टाइटल है वो नेहरू जी ने इनको दिया था। और इसलिए एक तरह से ये रानी गैडिनल्यू के नाम से लोकल एरिया में और बाकी जगहों पे ये फेमस हुई। इनके लेगेसी की बात करें तो 1947 के बाद जो इंडिया के आज़ादी के बाद जो है इनको रिलीज़ कर दिया गया था। और फिर उसके बाद फिर से जो है ये लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम करने लगती हैं। उसके अलावा जो नागा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं उसके लिए ये एडवोकेट करती हैं, लड़ती हैं। जो भी नागा के रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक जो वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके खिलाफ ये जो है ये खड़ी होती हैं, उनका स्टैंड लेती हैं। उसके अलावा जो ये कन्वर्जन करवाते हैं नागा क्रिश्चियनिटी में, तो उसके खिलाफ जो है ये खड़ी होती हैं। तो इनको देखेंगे तो इनको एक फ्रीडम फाइटर की तरह जो है ऑनर किया गया है, अवार्डेड द पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको देखिए पद्म भूषण मिला है, भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण दिया गया है। बात करते हैं एमएसपी के बारे में। तो रिसेंटली देखने को ये मिल रहा है कि फार्मर्स जो हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कि एक लीगल मैंडेट होना चाहिए, एक लीगल तरीके से हमको, एक कानूनी तरीके से हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिलना चाहिए। बात करें कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम हो क्या है, तो ये देखिए एमएसपी इज़ ए फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तरह का ये एमएसपी जो है वो मार्केट इंटरवेंशन है। ठीक है, ताकि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं, अगर मान लीजिए कि मार्केट में किसी भी चीज़ का दाम अगर बहुत तेज़ी से गिरता है, तो सरकार जो है किसानों को राहत पहुंचाने के लिए एक एमएसपी अनाउंस करती है कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि सरकार ने कहा है कि हम ये पर्टिकुलर सामान ए है, तो हम इस सामान ए को जो है हम 100 रुपये में खरीदेंगे। सपोज़ करिए मार्केट में उसका दाम जो है 50 रुपये गिर के हो गया है। ठीक है, तो लेकिन सरकार ने अगर अनाउंस कर दिया है कि हम इस पर्टिकुलर सामान को 100 रुपये में खरीदेंगे, तो किसान जो है उस सरकार को ये सामान जो है 100 रुपये में बेच सकते हैं, भले ही मार्केट प्राइस जो है 50 रुपये हुआ हो। तो एक तरह से ये प्राइस की गारंटी देता है एमएसपी।
ठीक है, जो भी प्रोड्यूस जो भी क्रॉप्स हैं उसके लिए। तो इसमें देखेंगे तो हमें कभी करीब करीब जो है 22 क्रॉप्स देखने को मिलते हैं जो जिनकी सरकार जो है एमएसपी गारंटी करती है, मीन्स एमएसपी देती है, गारंटी नहीं करती है, एमएसपी देती है। उसके अलावा देखेंगे तो शुगर केन के लिए जो है वो एफआरपी मिलता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, सरकार द्वारा जो है शुगर केन के लिए भी दिया जाता है। बात करें तो अनाउंस कौन करता है, ऐसे एमएसपी किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, तो अगर शुरू में देखेंगे, मीन्स अगर जो बुआई का जो सीज़न है, बुआई के सीज़न के पहले जो है ये कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इनको द्वारा रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अनाउंसमेंट होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अनाउंस किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और जो ये रिकमेंडेशन दिया जाता है, रिकमेंडेशन जो है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा जो है एमएसपी रिकमेंड किया जाता है और अनाउंस किया जाता है सीसीईए के द्वारा, जिसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब बात कर रहे हैं एमएसपी के बारे में। देखिए एमएसपी का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी फार्मर्स हैं, जो भी किसान हैं, तो उनको एक तरह से उनके प्राइजेस की जो है गारंटी मिल सके। मीन्स मान लीजिए कि सरकार अनाउंस करती है कि कोई भी चीज़ की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। मान लीजिए कहा गया है कि हम आपको वीट के लिए एमएसपी तय की गई, सपोज़ करिए 1000 रुपीज़, ठीक है। सपोज 1000 रुपीज़ वीट के लिए दाम तय किया गया। उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में जो है वीट का दाम जो गिर के 600 हो जाता है, लेकिन सरकार ने तो 100 एमएसपी तय किया हुआ है। तो उससे क्या होगा, जब किसान जो है सरकार को अपना अनाज बेचेंगे तो सरकार उनको जो है वो 1000 के हिसाब से ही देगी, ठीक है, 600 के हिसाब से नहीं देगी। तो दे आर ए गारंटीड प्राइस। तो ये एक तरह से जो एमएसपी है वो गारंटीड प्राइस है जो भी प्रोड्यूस है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे तो इन केस ऑफ मार्केट प्राइस फॉर द कम्युनिटी फॉल्स बिलो द अनाउंस एमएसपी ड्यू टू द बम्पर प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का, मान लीजिए वीट का ही प्रोडक्शन है, वीट का प्रोडक्शन मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्रोड्यूस, तो उसका अमाउंट सीधी बात है वो गिर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में है तो सस्ता हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं वो उनको एमएसपी का ये फ़ायदा जो है वो मिलेगा। बात करें कि क्या ज़रूरत है एक तरह से गारंटी एमएसपी की, क्यों जो एक किसान है वो मांग कर रहे हैं कि हमें गारंटी एक एमएसपी जो है वो मिलनी चाहिए। तो अभी तक इसको लेके कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, मीन्स कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं है कि सरकार जो है वो हर साल एमएसपी एक तरह से एक कानूनी तरीके से प्रोवाइड करे। तो केवल एक तरह से नॉर्मल कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है इसके लिए, केवल इसी तरह एमएसपी सरकार के द्वारा एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह समझ सकते हैं। तो द कंपल्सन ऑफ प्रोक्योर ऑन एमएसपी इज़ पॉलिटिकल नॉट लीगल, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल अपना जो है वो पूरा करने के लिए सिर्फ अनाउंस किया जाता है, ठीक है। इसका कोई लीगल अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एमएसपी देना ही देना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट, बट इफ़ देयर इज़ अ लॉ टू बी लॉ बैकिंग द एमएसपी रिजाइम द गवर्नमेंट वुड लूज इट्स एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑन चूजिंग नॉट टू प्रोक्योर। तो मान लीजिए कि अगर सरकार इन एमएसपी गारंटी कर देती है कि ठीक है हम एमएसपी आपको देंगे, तो बाद में क्या होगा कि वो अगर कोई चीज़ नहीं लेना चाहेंगे, सरकार अगर कुछ नहीं लेना चाहती है तो वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने एमएसपी की गारंटी किया है तो उनको लेना ही लेना है, ठीक है। अब कंपल्सन की बात करें तो ए लीगल मैंडेट फॉर एमएसपी वुड फोर्स द गवर्नमेंट टू परचेज ऑल द प्रोडक्ट। तो अगर एक लीगल एमएसपी आ जाएगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को जो है एक तरह से उनके ऊपर बाउंडेशन हो जाएगा कि आपको खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। तो वैसे ही देखेंगे तो सरकार के गोदाम में कई कई अनाज कितने कितने अनाज जो पड़े पड़े जो सड़ जाते हैं, तो अगर उसके अलावा वो भी ले लेंगे तो भी तो एक तरह से नुकसान ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नुकसान देखने को मिलेगा। मीन्स अगर सरकार क्या करती है कि परचेज़ कर रहती है एमएसपी, एक लीगल तरीके से एमएसपी ले आती है कि ठीक है एमएसपी के लिए कानून बन गया कि हम आपको एमएसपी देंगे, तो उसके बाद जो है सरकार को अनाज जो है खरीदना पड़ेगा एमएसपी के प्राइस पे, ठीक है। एंड दैट एनी फार्मर्स वांट टू सेल डिक्लेयर्ड एमएसपी, और जो भी फार्मर्स को उसी एमएसपी प्राइस पे बेचेंगे। स्टेट वाइड प्रोक्योरमेंट, इट विल ऑल्सो हैव टू प्रोक्योर फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड ऑल क्रॉप्स फॉर विच एमएसपी अनाउंस, और सभी क्रॉप जिसके लिए एमएसपी अनाउंस किया गया है सबको उसी प्राइस पे जो है लेना है पड़ेगा। बात करें क्या फेलियर्स हैं इसके, तो ए लीगली मैंडेट एमएसपी रिजाइम इज लाइकली टू बी नाइदर फीजिबल नॉन सस्टेनेबल, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड एक मीन्स अगर एक देखा जाएगा एक तरीके से, तो अगर इसको मान लिया अप्लाई भी किया जाता है तो ये ना ही तो फिजिबल में मिलेगा ना ही तो सस्टेनेबल मिलेगा, ठीक है। इन द लॉन्ग रन सिंस डिमांड साइज कंस्ट्रेंट्स आर नेवर अकाउंटेड वाइल प्रोक्योरिंग, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो डिमांड है वो नहीं देखी जा रही है, क्योंकि अब मान लीजिए सरकार के पास पहले से 1000 टन अनाज पड़ा हुआ है, 1000 टन गेहूँ पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो अब सरकार के पास और जगह तो है नहीं, अगर मान लीजिए अगर लेती है तो सरकार उसको कहाँ रखेगी। अब यह कि उसको उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो एक गोदाम वगैरह अच्छे बनाने पड़ेंगे ताकि जो है वहाँ पे जो अनाज है स्टोर किया जा सके और वो सड़े ना। अब देखिए ऑलरेडी ग्रेन स्टॉक लाइंग विद द गवर्नमेंट आर मोर देन ट्वाइस, तो करीब करीब जितना होना चाहिए बफर रिक्वायरमेंट जितनी है उससे दुगना जो है ये अनाज सरकार के पास स्टोर्ड है, ठीक है। तो उसी वजह से क्या होता है, पड़े पड़े जो है कई चीज़ें सड़ भी जाती हैं। तो ये कुछ फेलियर्स हैं इसके। अब फंडामेंटल लेवल पे देखेंगे तो द प्रॉब्लम इज़ देयर आर जस्ट टू मेनी पीपल इन्वॉल्व इन द इंडियन एग्रीकल्चर। और उसके अलावा ये देखने को हमको मिलेगा कि ज़्यादातर लोग जो है करीब करीब 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर भी है वो भी ज़्यादा है। टू ए ग्रेट एक्सटेंट द सोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ इंडियन फार्मर्स लाइज आउटसाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि एक तरह से जो इंडियन फार्मर्स हैं उनका जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा वो अगर उनको ख़त्म करना है तो उनको एग्रीकल्चर से बाहर बाहर जो है थोड़ा निकलना पड़ेगा इन बूस्टिंग इंडिया इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। और इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसको और बूस्ट करने की आवश्यकता है और बढ़ाने की आवश्यकता है। और देखते हैं कि क्या पॉसिबल वे है, आगे की राय के लिए क्या हो सकती है। तो इट सीम्स लॉजिकल दैट इंस्टेड ऑफ बाईपासिंग द मार्केट बाय यूजिंग एमएसपी द गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट टू इनेबल फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। तो देखिए एमएसपी को यहाँ गारंटी करने की जगह क्या करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट में वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। मार्केट में अपने पार्टिसिपेशन को वो और बढ़ाएं। उसके अलावा आगे की राय इसके लिए और ये हो सकती है कि इस टू रैम्प अप इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दिस मीन्स बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़। इससे क्या होगा, जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो बुआई वगैरह की जो पानी वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो और बढ़ेंगी और इम्प्रूव होंगी। ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट, ठीक है, लोगों को जो है क्रेडिट की सुविधा जो है आसानी से मिल सकती है। टाइमली एक्सेस टू पावर, ठीक है, बिजली उजली की सुविधा जो है अच्छे से मिल सकती है। एंड रैम्पिंग अप वायर हेयर कैपेसिटी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा तो हर फैसिलिटी में जो है एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करेगा, ताकि चाहे वो क्रेडिट लेने की बात हो, किसान जो है क्रेडिट ले सकता है। उसके अलावा जो बिजली पानी जो भी इरिगेशन में जो भी चीज़ें लगती हैं तो उनको और बेटर बनाया सकता है। दिस अप्रोच हैज़ टू बी रेज द फार्मर्स बार्गेनिंग एबिलिटी एंड चॉइस बिफोर देम। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो एबिलिटी है वो उसको बढ़ाएगा, उनके सामने जो चॉइसेस हैं तो वो उनमें से और अच्छे से चुन सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिपील लॉ ऑन फ्री कैपिटल। सो देखिए आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने क्या किया है कि जो पहले 3 कैपिटल थे, अमरावती पहली कैपिटल थी, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। अमरावती क्या है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल। तो जुडिशियल समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और अमरावती क्या है, अमरावती यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव कैपिटल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है वो अमरावती में है। और विशाखापट्टनम में क्या है, तो विशाखापट्टनम में राजभवन है, राजभवन और सेक्रेटरीट, इसीलिए ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ठीक है। तो 3 कैपिटल था, तो अब एक बिल पास करके क्या किया गया है कि इन तीनों कैपिटल को जो है रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जो तीनों कैपिटल थे अब नहीं रहेंगे, ठीक है। अब शायद सिर्फ अमरावती ही रहेगा, अभी स्पष्ट नहीं बताया गया है इस बारे में। तो बात करते हैं 3 कैपिटल एक्ट के बारे में। द लॉ वॉज टाइटल आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट 2020। तो इसी एक्ट के द्वारा ये 3 कैपिटल बनाया गया था। द इंक्यूबेंट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिवर्स द प्रीवियस गवर्नमेंट डिसीजन। तो जो ये अब सरकार है वो क्या किए हैं कि पहले सरकार का जो डिसीजन है उसको रिवर्स कर दिए हैं और ये 3 कैपिटल से लेके अब जो है 3 कैपिटल वाला सिस्टम जो है यहाँ ख़त्म हो गया। तो देखेंगे तो अमरावती जो है वो कहाँ पे है, तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन विजयवाड़ा और गुंटूर। तो वो अमरावती जो हमें जो कैपिटल सिटी है वो विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए जो अमरावती है वो क्या है, वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल था और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल था। रिपील क्यों किया गया,
तो ओवर 100 पिटिशन चैलेंजिंग द गवर्नमेंट मूव। तो ये क्या हुआ था, कई पिटिशन जो है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में जो है इस मूव को लेकर के, जो 3 कैपिटल बनाया गया था, ये बिल लाया गया था, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन वाला बिल लाया गया था, तो इसी बिल को लेकर के आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में बहुत लोगों ने पिटिशन फाइल किया गया। तो ये भी हो सकता है कि इसी रीजन से जो है इसको चेंज किया जा रहा है। उसके अलावा देखेंगे तो फार्मर्स ऑफ अमरावती हु लेट द गवर्नमेंट एक्वायर देयर लैंड्स। तो जो भी अमरावती के जो किसान थे जिन्होंने सरकार को अपनी ज़मीन दी, वांटेड देम टू स्टिक टू द प्रीवियस प्लान। तो वो चाहते थे कि सरकार जो है अपने प्रीवियस प्लान पे ही टिकी रहे एंड बिल्ड वर्ल्ड क्लास कैपिटल इन द सेम लोकेशन, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे सरकार उन्हें एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी बनाकर दे। विल आंध्र प्रदेश हैव ओनली वन कैपिटल नाउ। तो अभी ये क्वेश्चन तो उठता ही है कि क्या आंध्र प्रदेश के पास सिर्फ एक ही कैपिटल होगा, अमरावती। इफ इट इज़ नॉट क्लियर इफ द गवर्नमेंट विल स्टिक टू अमरावती एज द कैपिटल। तो अभी एक तरह से ये सरकार ने कंफर्म नहीं किया है, वहाँ की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की, कि अमरावती ही कैपिटल होगा। उसके अलावा देखेंगे तो थ्रू आउट दिस एड्रेस सीएम स्टेट नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन। और देखिए वहाँ की सीएम ने ये कहा कि अगर सभी क्षेत्रों में जो है समान अगर डेवलपमेंट करना है, समान विकास करना है सभी क्षेत्रों में, तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। अब देखते हैं व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी कैपिटल सिटीज़। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे इसी तरह कई कैपिटल्स हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में 2 कैपिटल हमें देखने को मिलता है, मुंबई और नागपुर। ठीक है, नागपुर में जहाँ पे जो विंटर सेशन होता है स्टेट असेंबली का, वो नागपुर में होता है। हिमाचल प्रदेश में भी है, शिमला है और धर्मशाला है। तो धर्मशाला जो है वो विंटर का कैपिटल हो जाता है। उसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ हमको श्रीनगर और जम्मू देखने को मिलेगा। तो जम्मू जो है एज ए विंटर कैपिटल है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्वेज कैनाल से। तो देखिए स्वेज कैनाल जो है एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, ठीक है, जो कि नॉर्थ से साउथ जाता है, जो इस्टमत ऑफ स्वेज है इजिप्ट में। तो ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने का काम जो है वो करता है स्वेज कैनाल। और ये कैनाल जो है वो सेपरेट करता है अफ्रीका को एशिया से। अफ्रीका को एशिया से जो है ये कैनाल सेपरेट करता है। और ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट प्रोवाइड करता है, मीन जहाज़ों के लिए सबसे छोटा रास्ता प्रोवाइड करता है यूरोप से लेके, अगर इंडिया मीन्स यानी अगर पैसिफिक ओशन की तरफ आना है या इंडिया में आना है तो वहाँ के लिए सबसे छोटा रास्ता देता है। और ज़्यादातर हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो वर्ल्ड के जो भी शिप्स वगैरह ज़्यादा हैं, मीन्स पूरे वर्ल्ड का अगर 12% ट्रेड देखा जाएगा तो इसी रास्ते से 12% ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, ये स्वेज कैनाल की लोकेशन है, जो रेड एरिया है। ठीक है, ये स्वेज कैनाल है, ये हमें रेड सी देखने को मिल रहा है, ये रेड सी है, ये पूरा इलाका जो है वो रेड सी का है, ये पूरा। ठीक, उसके अलावा इधर हम देखेंगे ये इधर ये इंडियन ओशन का इलाका है, और इधर हमें देखने को मिलेगा मेडिटेरियन सी। ये पूरा जो इलाका है ये मेडिटेरियन सी का है। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी को सेपरेट कर रहा है कहाँ से, रेड सी से। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से ज्वाइन होता है, मिलाता है। ठीक है, तो रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में ये प्रेजेंट है स्वेज कैनाल। जहाँ से जो ट्रेडिंग्स होती हैं इंडिया में, मान लिया अगर इटली को आना है या ग्रीस को आना है तो इधर से ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होगी वो इसी रूट से होती हैं। तो पूरे वर्ल्ड की जो है 12% जो ट्रेडिंग है वो स्वेज कैनाल के थ्रू ही होती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।